हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर एस एकेडमी। और आज हम लोग डे 3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ कुछ अन्य बातें भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको आज की ये 3 क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, तो प्लीज़ जिन्होंने भी आज के आंसर्स लिखे हैं वो उसे एक बार और पढ़ेंगे, और जिन्होंने नहीं लिखा है, जो सिर्फ वीडियो से कवर करते हैं, सबसे पहले वो आप अपने इस क्वेश्चंस को अपने कॉपी में लिख लें आंसर लिखने से पहले। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि पाठ प्रदेश के गठन की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है फॉर्मेशन, गठन। ठीक है, इसमें पाठ प्रदेश के गठन के ऊपर प्रश्न पूछा गया था, पाठ प्रदेश के बारे में नहीं पूछा गया था। और मेजॉरिटी आंसर आज पाठ प्रदेश के बारे में बता रहे थे, जो कि एक गलत आंसर है। तो प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ें और उसकी डिमांड को समझें, कई बार मैंने कहा है। तो पहली बात, जिन्होंने भी इस तरह के आंसर लिखे हैं वो सभी के आंसर ये गलत थे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है संरचनात्मक विवरण, गिव द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ दंड कारण प्लेट्यू, दंड कारण के पठार का संरचनात्मक विवरण। अगेन इस क्वेश्चन में भी दंड कारण का विवरण देकर चले गए लोग, ना कि उसकी संरचना का विवरण दे कि उसका संरचना कैसे है, उसके स्ट्रक्चर क्या है। अगेन इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन था जो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि राज्य सरकार की ग्रामीण औद्योगिक पार्क की योजना पर प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट अपॉन द रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम। ठीक है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो ये 3 क्वेश्चन और तीनों को स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग समझेंगे। और उसके पहले थोड़ा सा आंसर राइटिंग के बेसिक्स को आगे बढ़ाते हैं, जो पिछले सेशन तक हम लोग कवर कर रहे थे। ठीक है, तो लास्ट सेशन में मैंने आपको आंसर राइटिंग बेसिक्स के कुछ टिप्स बताए थे। आज आंसर राइटिंग बेसिक्स को थोड़ा सा और आगे लेकर चलेंगे और कुछ और चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। आंसर राइटिंग बेसिक में अब अगला चीज़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड सिलेक्शन। ठीक है, या इसको बोलते हैं शब्दावली का चयन। ठीक है ना, या शब्दों का चयन। देखिए, जब आप अपने आंसर्स लिख रहे हैं तो आप पहली बात, जो भी विषय है विषय के हिसाब से आप शब्दों का चयन करेंगे। पहली बात तो विषय के शब्दों का, ठीक है, ताकि विषय को लिखने के लिए एक पर्टिकुलर शब्द बने हुए हैं जिससे कि उसके कॉन्सेप्ट्स को आप ज़्यादा बेटर वे में समझा सकते हैं, पहला चीज़। दूसरी बात, जो भाषा होगी आपकी, जो लैंग्वेज आप लिख रहे होंगे, वो लैंग्वेज आपका सिंपल होना चाहिए। ठीक है, बहुत टफ लैंग्वेज पे आप आंसर्स को नहीं लिखोगे। कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज लिखने लगते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमें भाषा का बहुत ज़्यादा ज्ञान है। आपका किसी भी पेपर में लैंग्वेज को टेस्ट नहीं किया जा रहा है, आपके पेपर में सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, फैक्ट और आपका जो कंटेंट है उसको चेक किया जाता है। भाषा का अलग से एक पेपर है, उसमें आप 200 में 200 लाकर स्कोर करिए, बहुत अच्छी बात है, पर बाकी विषयों में भाषा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक साधारण, तो आपका भाषा कैसा होना चाहिए, एक ऐसा भाषा होना चाहिए और ऐसे साधारण लैंग्वेज होना चाहिए जो कि आराम से पढ़ने योग्य हो, जिससे जो भी एग्जामिनर को आप अपने मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो मैसेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको पता होगा कि कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन मतलब संचार का, कि जो मैसेज है वो उस रिसीवर को, जिसको वो मैसेज भेजा जा रहा है, वो उसी फॉर्म में पहुंचे जैसा वो भेजना चाह रहा है, मतलब वो उसको समझ पाए। अब आप जानबूझकर बहुत टिपिकल तरीके से भेजोगे तो मैसेज अगले के पास जाएगा लेकिन उसको समझ नहीं आएगा, और जब उसको समझ नहीं आएगा तो वो उस आंसर को मार्किंग नहीं करेगा। तो एक बेसिक चीज़ों में ध्यान रखेंगे आप लोग। आज के लिए जो मैं बात कर रहा था वर्ड सिलेक्शन का, वर्ड सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आंसर राइटिंग पे वर्ड सिलेक्शन के साथ साथ वर्ड सिलेक्शन और दूसरा सेंटेंस फॉर्मेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके आंसर राइटिंग पे। ठीक है, आपको जब पीडीएफ दी जाती है तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन करके दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ मैं आपको पहले अपडेट्स देना चाहूँगा। ठीक है, जो आज के रिगार्डिंग अपडेट्स हैं, तो अपडेट्स ये है कि पहली बात तो छत्तीसगढ़ पीएससी 2022 का अगर आप देखोगे तो रोस्टर पे आधारित क्या आ चुका है, पोस्ट लिस्ट आ चुके हैं। ठीक है ना, कि रोस्टर पे आधारित कितने कितने पोस्ट कहाँ पर है, वन थिंग ये आ चुका है। तो प्लीज़ उसको अच्छे से देखें। रोस्टर आना एक बहुत पॉजिटिव साइन है, इससे ये भी हम अनुभव लगा सकते हैं कि लगभग अगले 10 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। और अगर रिजल्ट अगले 10 दिनों में आएगा तो किसी भी हालत में 15 या 20 जून के आसपास मेंस होने की पूरी संभावना होगी कि इस दिन तक मेंस का एग्ज़ाम करवा दिया जाए। दूसरी बात, विगत बहुत दिनों से एसआई एग्ज़ाम के बारे में बात हो रहा था, 5 वर्ष तो हो ही चुके हैं, तो एसआई वाले बच्चों को भी, जो भी स्टूडेंट्स हमारे एसआई के लिए भी जुड़े हुए हैं बाकी प्रोग्राम्स के थ्रू, अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनके भी एग्जाम के डेट्स आ चुके हैं 26, 27, 28 एंड 29 मई।
ठीक है, तो बहुत कम समय है उनके पास भी। और अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप सीजीपीएससी का ये वीडियो भी देख रहे हैं, तो मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर आप एसआई का एग्जाम देने जाते हैं तो पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास ज़्यादा ना करें। जो आपका बेस्टर है उस पर ही आप ज़्यादा फोकस करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। खैर, वो एक तरफ रखते हैं। दूसरी बात हम लोग आते हैं आंसर राइटिंग में। तो आंसर राइटिंग की बात जो हम लोग कर रहे थे वो क्या था हमारा, पहला एक वर्ड सिलेक्शन। ठीक है, वर्ड सिलेक्शन के बाद कुछ डाउट्स आए थे आज मेरे पास, जैसे उसमें से एक डाउट था कि सर डिमांड को हम कब समझ पाएंगे, डिमांड को समझने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, जो डिमांड की बात करते, तो देखिए यार, ये डिमांड को समझने में कुछ दिन और इस महीने की बात नहीं होती। डिमांड को समझना और चीज़ें वो डिपेंड करता है कि आपने जो सब्जेक्ट को पढ़ा है तो आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं और आपने कितनी अच्छी किताबों को, कितने ऑथेंटिक सोर्सेस को पढ़ा है। अगर आप केवल कुंजियों के ऊपर भरोसा करेंगे तो आपको कभी भी डिमांड समझ नहीं आएगा, केवल वो चीज़ समझ आएगी जो आपने कहीं पढ़ा था। जब आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से एक सही किताब को चयन करते हैं तो आपको ये चीज़ें आने लगती हैं। तो आंसर राइटिंग में मेरा प्रयत्न है कि मैं आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में बता सकूं, लेकिन इसके ऊपर जब विस्तृत एक प्रोग्राम होता है, जैसे हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम होता है जो लगभग 5 से 6 महीने का चलता है, तो वहाँ पर आंसर के साथ साथ आपको ऐसे सारे कॉन्सेप्ट्स, इस तरह के ऑथेंटिक चीज़ों के बारे में समझाया जाता है, लिखवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ताकि दोबारा उस टॉपिक पे आपको किसी भी तरीके का डाउट ना हो। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है ना, तो इंस्टाग्राम में मेरा खुद का पर्सनल पेज भी है। ठीक है ना, मेरे ही नाम से आपको मिल जाएगा, पंकज 292190, इस नाम से मेरा इसको इंस्टा पेज मिल जाएगा। आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अपने डाउट्स चीज़ों को पूछ सकते हैं। इसके बाद बिलासपुर आईएएस अकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप, जो टेलीग्राम ग्रुप, उसके डिटेल देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस स्कैनर को, यहाँ पर जो स्कैनर बना हुआ है, इसको स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद आप तुरंत उसके लिंक तक पहुँच पाएंगे। इसके साथ साथ बिलासपुर आईएएस अकेडमी का फेसबुक पेज, तो आप किसी भी मोड से हमसे जुड़ सकते हैं और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मिल पाएंगे। ओके, अब टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जो हमारे 3 क्वेश्चन थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था पाट प्रदेश का गठन या निर्माण कैसे हुआ है। तो ये क्वेश्चन जितना आसान था उतने आसानी से उसको लिखिए ना, बेवजह का उसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। और ये मैंने आपको छोटा क्वेश्चन दिया था 4 मार्क्स के लिए, तो 4 मार्क्स के लिए बस स्पेस भी कम होते हैं। तो यहाँ पर पाट प्रदेश के गठन को काफी अच्छे से मैंने समझाया है। पाट प्रदेश क्या है, एक आपका डाइसेक्टेड प्लेट्यू होता है, फिर इंग्लिश मीडियम देखते हैं फिर हिंदी। तो इट इज अ डाइसेक्टेड प्लेट्यू विच इज फॉर्म इन द फॉलोइंग स्टेज। तो उसको 4 स्टेज में फॉर्मेशन हुआ है, एंड दिस आर द 4 स्टेज। सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रॉक बेडिंग्स। तो क्या बने, इस रॉक बेडिंग का फॉर्मेशन हुआ। प्लीज डायग्राम्स वगैरह को अच्छे से फॉर्मेट आप बनाएंगे और इस डायग्राम को आप अपने कॉपी में बना सकते हैं। डेक्कन लावा, धारवाड़ एंड लैटराइट, तो इन तीनों रॉक से मिलकर सबसे पहले क्या हुआ, रॉक बेडिंग्स का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद इसी बेडिंग्स को क्या किया गया, ये जो रॉक बेडिंग बने हैं, इट इज इरोडेड बाय द रिवर, इरोजन बाय द रिवर विच फ्लैटन द लैंड देयरफॉर। देखो, तो रिवर ने क्या किया, इसको इरोड किया, और इरोड करने के बाद ये जो लैंड दिख रहा होगा यहाँ पर, ये सारे के सारे क्या दिख रहे हैं, ये फ्लैट लैंड हो चुके हैं। थर्ड में क्या आ रहा है, प्लेट्यू गेट सेपरेटेड बाय एक्टिव इरोजन इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स एंड गॉट अपलिफ्टेड। और उसके बाद क्या हुआ कि प्लेट्यू अलग अलग, देखो किस तरीके से इरोड होकर अलग हो गए और वो उठ से गए। और फोर्थ स्टेज में क्या हुआ, नदी उसको आगे चलकर और इरोड की और अब उसके स्लोप्स को स्टीपर बना दिए, जिस तरह से ये है। तो अगर पार्ट प्रदेश को देखेंगे तो कुछ इस तरह से उसका एक स्लोप होता है और दूसरा स्लोप क्या होता है, सीधा होता है, कुछ ऐसा। एक ऐसा प्लेट्यू जिसका एक स्लोप कुछ ऐसा होगा और दूसरा स्लोप इस तरीके से स्टीप होगा, ऐसे लैंड को बोला जाता है पार्ट और द डाइसेक्टेड प्लेट्यू। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी भी अगर हम देखेंगे तो इरोजन इज स्टिल एक्टिव एंड द वैली इज गेटिंग ब्रॉडन बाय द इरोजन। जो भी आपकी वैली बनाए हुए हैं वो आज भी वहां पर एक्टिव इरोजन हो रहा है और वो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। सेम क्वेश्चन हिंदी में देखेंगे, पाट प्रदेश एक विच्छेदित पठार है जिसका निर्माण निम्न चरणों में हुआ है। तो क्वेश्चन ही जब निर्माण पे, फॉर्मेशन पे था, तो क्या मतलब था आपको इसको छोड़कर कुछ और बताने का। ठीक है, तो पहली बात, क्वेश्चन की डिमांड होगी उतना ही लिखना है, कुछ भी लिखोगे मार्क्स नहीं मिलता है। तो सबसे पहली बात याद रखना है कि डिमांड क्या थी। ठीक है, तो ये इसको 4 स्टेज में फॉर्म हुआ, जिसके यहाँ पर क्या है फिगर से। तो रॉक बेडिंग का निर्माण सबसे पहले क्या हुआ, रॉक बेडिंग का निर्माण हुआ जिसके अंतर्गत डेक्कन लावा, धारवाड़ और लैटराइट चट्टानों से मिलकर ये बना है। नदी द्वारा कटाव वहां की जमीन को समतल करती है। ठीक है ना, नदी कटाव करने के बाद वहां की जमीन को कुछ इस तरीके से समतल करती है। तीसरे पार्ट में क्या होता है, पठार कई भागों में सक्रिय अपर्दन द्वारा अलग हो जाते हैं और ऊपर उठ जाते हैं। एंड फोर्थ क्या है, नदियां और अधिक अपर्दित होती हैं और ढलान की ओर तीव्र बनाती हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखेंगे तो कटाव आज भी सक्रिय है और घाटी के कटाव से चौड़ी
हो रही हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स वगैरह अगर आपको पहले बात तो यहाँ सब लिख लिया आंसर से, दूसरी बात ऑथेंटिक किताबों को पढ़ेंगे तो ये मिलेगा, नहीं तो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और ऑथेंटिक किताब छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पढ़ने के लिए क्या है, LN वर्मा जी की किताब आती है, उसको आप लोग पढ़ाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन एक और है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में भी अगर देखोगे तो क्वेश्चन क्या मांग रहा था, केवल स्ट्रक्चर डिटेल की जो दंड कारण है उसकी संरचना कैसी है, दंड कारण के बारे में लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, कई लोगों ने दंड कारण के बारे में कुछ भी लिख दिए। ठीक है ना, वहां पर से कौन सी जनजाति मिलती है, वहां पर जलवायु कैसा है, जलवायु वगैरह संरचना का हिस्सा नहीं होता है। संरचना का हिस्सा मतलब उसका आकार कैसा है, उसके स्लोप कैसे हैं, उसमें चट्टान कौन सा है, ये सारी चीजों के बारे में बताना था कि वहां पर स्थलाकृति कैसे मिलती है, मतलब आपके विच टाइप ऑफ स्लोप्स इज देयर, what is the shape of that particular plateau, what are all the geological structure found there, the topographical structure and others which include the डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। तो इन सब के बारे में डिटेल देना ही क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल डिटेल। सो सीधा आंसर, दंड कारण फिजियोग्राफिक रीजन इज अ पार्ट ऑफ ईस्ट सेंट्रल इंडिया एंड इट एक्सटेंड ओवर एन एरिया ऑफ 35,600 स्क्वायर माइल्स। इट इंक्लूड द अबुजमाड़ हिल्स इन द वेस्ट एंड बॉर्डर द ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट। अगर हम बात करते हैं दंड कारण की तो केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, वो कई स्टेट्स में फैला हुआ है। तो उसको अगर देखेंगे तो अबुजमाड़ से लेकर ईस्टर्न घाट तक ये फैला हुआ है। इट हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल वेरिएशन। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी, सबसे पहले हम देखेंगे उसका स्लोप। ठीक है, तो द प्लेट्यू हैज जनरल स्लोप टुवर्ड द वेस्ट। पूरे के पूरे प्लेट्यू का अगर स्लोप देखेंगे तो किधर है, वेस्ट की ओर है, क्योंकि वहां पर बहने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है इंद्रावती, वो वेस्ट की ओर बहती है। बट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ प्लेट्यू इज टिल्टेड टुवर्ड द साउथ एंड द सदर्न पार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड द नॉर्थ। तो नॉर्थ से क्योंकि रिवर आकर साउथ की ओर मिलती है, तो इसका नॉर्थ का स्लोप क्या है, साउथ की ओर, और साउथ से रिवर जाकर नॉर्थ में मिलती है, तो जो साउथ का स्लोप है वो किधर है, नॉर्थ की ओर है। नाउ द सेम इट इज एन अपलैंड प्लेट्यू। पहली बात, ये प्लेट्यू कैसा है, अपलैंड प्लेट्यू। अपलैंड प्लेट्यू क्या होते हैं, जिसका हाइट 600 मीटर से ऊपर का होता है, उसको अपलैंड प्लेट्यू बोलते हैं, विद डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो अगर पूरे प्लेट्यू को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से सर्कुलर शेप का होता है, कुछ ऐसा। ठीक है, अगर जमीन से उसको देखोगे तो ये प्लेट्यू कुछ ऐसा बना होगा, इसको बोलते हैं डोम शेप। तो डोम आकार का है। रॉक स्ट्रक्चर, डोम शेप इन सदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट। रॉक स्ट्रक्चर, इट हैज अ यूनिक जियोलॉजी। यहाँ पर एक विशेष जियोलॉजी है जिसमें हम देखते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ आर्कियन बेसमेंट रॉक, धारवाड़ एंड कडप्पा रॉक। तो ये 3 तरह के रॉक सिस्टम वहां पर मिलते हैं जो इसकी जियोलॉजी को बताते हैं। नेक्स्ट वन इज टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर। इट हैज अ वेरिड लैंड फॉर्म एज डिपिक्टेड इन फिगर 1। ठीक है, देखो हमारे सीधा टोपोग्राफिकल में क्या बताया जाता है, लैंड फॉर्म्स, और उन सारे लैंड फॉर्म को यहाँ पर डिपिक्टेड इन फिगर। तो फिगर में यहाँ पर देखेंगे तो सारे के सारे लैंड फॉर्म, फुरशेल वैली, ठीक है, केसकाल वैली, राव घाट, ये सारे के सारी चीज़ों का यहाँ पर डिपिक्शन है। ये फिगर किसी बच्चे के कॉपी का था जिन्होंने आंसर लिखा था, बहुत अच्छे से बनाया था, तो आज मैंने डायरेक्टली उनके लिए भी, क्योंकि आप लोग भी अगर ऐसा कुछ अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली मैं आंसर में आपके भी उस पोर्शन को जगह दूंगा। ये किसी बच्चे का बनाया हुआ था और उसने काफ़ी अच्छे से बनाया था, जिसको यहाँ पर मैंने लगाया है। ओके, फिर डिपिक्टेड विद द एवरेज हाइट ऑफ फिगर with an average height of 600 मीटर above sea level. अदर द प्लेट्यू ऑफ दंड कारण ऑल्सो हैज कुछ इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि लाइम स्टोन से बने हुए लाइम स्टोन पेवमेंट, स्टैलक्साइट और स्टैलमाइट, जो कि कुटुम्बसार की गुफा में देखने को मिलते हैं। रिवर्स जो है यहाँ पर एक्टिव इरोजन करती है, और इरोजन से यहाँ पर क्या बनाती है, वाटरफॉल, जैसे कि चित्रकूट है, पॉट होल्स, रिवुलेट एक्सेट्रा। तो आपके क्वेश्चन में केवल स्ट्रक्चरल डिटेल देना था। ठीक है, यहाँ पर क्लाइमेट, वेजिटेशन, ट्राइब, ये सब पूछा ही नहीं गया है, तो बेवजह का क्यों लिखते हैं। जो पूछा जा रहा है प्लीज उसको लिखेंगे, और स्ट्रक्चर के अंदर केवल ये पॉइंट्स ही आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसी क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं। तो दंड कारण पूर्व मध्य भारत के भाग में भौगोलिक क्षेत्र, और यह लगभग 35,000 वर्ग माइल की क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें पश्चिम में अबुजमाड़ की पहाड़ी, पूर्व में पूर्वी घाट की सीमाएं शामिल हैं। इनमें निम्नलिखित संरचनात्मक संस्करण हैं। पहला, ढाल। तो पठार का सामान्य ढाल पश्चिम की ओर है। किधर है, पश्चिम की ओर, जो कि इंद्रावती नदी से पता चलता है। लेकिन पठार के उत्तरी भाग दक्षिण और तथा दक्षिणी भाग उत्तर की ओर झुका हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्या है, इसका ढाल है। आकार की बात करें, या दक्षिण और उत्तरी भाग में गुंबद के आकार की संरचना के साथ उच्च भूमि युक्त पठार है। तो गुंबद आकार का है, और ये कैसी है, उच्च भूमि युक्त पठार, जिसकी हाइट कितनी होती है, 600 मीटर के आसपास, जिसकी क्या होती है, आपकी एवरेज हाइट होती है। चट्टान की संरचना, इसमें आर्कियन बेसमेंट की उपस्थिति के साथ धारवाड़ और कडप्पा चट्टान की उपस्थिति है। तो चट्टान कौन कौन से, धारवाड़, कडप्पा और आर्कियन। ठीक है, स्थलाकृति संरचना, यह समुद्र तल से 600 मीटर
की औसत ऊंचाई पर स्थित है और इसमें विविध भूमि अवस्थित है, जिसे चित्र में दर्शाया गया है, तरसाया लिख दिया गया है, यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है ना, तो चित्र में यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये सारे के सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा डायग्राम बना हुआ है, तो प्लीज़ इससे आप लोग भी अपने डायग्राम को बना सकते हैं। अगर अन्य बात करें तो दंडकारण के पठार में कई अन्य भू आकृतियां हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन केवल और केवल संरचना पे, तो संरचना तक अपने आप को सीमित रखें, संरचना को छोड़कर कुछ और बताने का प्रयास ना करें। चूना कटिंग, स्टैलेक्साइट और स्टैगमाइट जो कि कुटुम्बसार में दिखते हैं। इसके साथ साथ नदी जलप्रपात, नदी जो है वो जलप्रपात बनाती है, जैसे कि चित्रकूट। गड्ढे यहाँ पर है काफी ज्यादा, जिसको खड्ड भी बोला जाता है। घाटियां आदि का निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है, और यही सारी संरचना है जो अगर हम देखेंगे तो हमारे दंडकारण के क्षेत्र में मिलती है। तो प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें कि क्या पूछा गया, बजाय आपको जो आता है वो नहीं लिखना होता, जो पूछा गया है वो लिखना होता है। तो प्लीज थोड़ा सा इस बातों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रीपा पे पूछा हुआ क्वेश्चन था। इसके ऊपर मैंने आपको वो नहीं दे पाया था मॉर्निंग पे, वर्ड लिमिट। ठीक है, तो बाद में वर्ड लिमिट दिया गया था, लेकिन वर्ड लिमिट कम दिया था। बट मैंने जब रीपा के ऊपर आंसर देखा तो मुझे लगा कि नहीं, इसको थोड़ा सा बड़े आंसर्स पे डील कर देते हैं, तो मैंने बड़े आंसर पे डील किया। आप लोगों ने छोटे में लिखा है तो भी अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा सा वर्ड लिमिट को बियॉन्ड जाकर मैंने इसको बड़े आंसर पे डील किया, ताकि आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करके दे पाऊँ। ठीक है, तो देखो अगेन रीपा जैसे स्कीम या कोई भी स्कीम के ऊपर मैंने बताया था कि 3 से 4 चीजों को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे जब भी स्कीम लिखते हैं। तो कल का आपको याद होगा लेक्चर में, तो मैंने बताया था कि स्कीम में उसके ऑब्जेक्टिव को जरूर लिखा करिए, उसके प्रावधानों को लिखिए, प्रावधानों के बाद उसके विशेषताओं को बताइए, उसके लिमिटेशन को बताइए। कुछ इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम किसी एक स्कीम को लिखते हैं। बट रीपा को मैंने थोड़ा सा और हटके एक और नए अंदाज पे लिखा है, ताकि आप लोगों को कुछ और व्यूज भी दे पाऊँ मैं आंसर लिखने का। मैं चाहता तो आपको सीधा जो कल बताया था उसी पॉइंट्स पे लिख कर दे देता। ठीक है, बट मुझे लगता है कि मैं आपको और वे बताऊं आंसर लिखने का, बजाय एक सिंगल वे पे फिक्स करके। तो हम लोग अच्छे से समझते हैं कि रीपा के ऊपर मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। द रूरल इंडस्ट्रियल पार्क इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सुराजी विलेज प्रोग्राम। तो सुराजी ग्राम प्रोग्राम जो है ये उसी का हिस्सा है, कोई अलग से कोई प्रोग्राम नहीं है, उसी का हिस्सा, उसी के अंतर्गत उसको बनाया जा रहा है। द प्रोजेक्ट लॉन्च बाय ऑन गांधी जयंती अंडर विच 300 पार्क विल बी एस्टैब्लिश एट अ कॉस्ट ऑफ 600 करोड़ फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले साल में कितने पार्क बनाए जाएंगे? 600 करोड़ के लागत से। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। दिस मूव एम टू स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है रूरल इकोनॉमी उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नंबर 2 टू मेक द गौठान दैट इज कैटल शेड अ सेंटर ऑफ लाइवलीहुड। तो ये गौठानों पे ही रीपा को बनाया जा रहा है, इसलिए जो गौठान है उसको किसी तरीके से सेंटर ऑफ लाइवलीहुड की ओर उसको डेवलप करने की बात की गई है। ठीक है, अगर हम इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन की बात करें और अभी तक जो इंप्लीमेंट हुआ है उससे रिलेटेड मैंने कुछ यहाँ पर डेटा ऐड किए हैं। अगर रीपा आता है तो प्लीज इन डेटा को अपने आंसर्स पे दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इंप्लीमेंटेड कौन सी एजेंसी कर रही है इसको इंप्लीमेंटेड? तो उसकी नोडल एजेंसी है छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट। तो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग जो है वो दिख रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन अलॉन्ग विद द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज डेवलप्ड द पार्क। तो जितने भी पार्क डेवलप किए जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और उसके साथ साथ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से किए जा रहे हैं। The forest department has started a residential training based on the value addition of minor forest produce। ठीक है, तो यहाँ पर जिन लोगों को काम करवाया जाएगा उनकी अभी से रेसिडेंशियल ट्रेनिंग भी स्टार्ट करा दी गई, ताकि वो वैल्यू एडिशन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उसके वैल्यू एडिशन की ट्रेनिंग कर लें, बाद में जाकर उनको रीपा में नौकरी मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ हैज सेट अप 8404 गौठान ऑफ द 10624 सैंक्शन स्ट्रेंथ। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को 10,624 गौठान सैंक्शन किए गए थे, जिसमें से 8,404 बन चुके हैं, और यहाँ पर सभी में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क इन फ्यूचर बनाने की बात की जा रही है। द स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोक्योरिंग काउ डंक एट 2 रुपीज फॉर मेकिंग द वर्मी कंपोस्ट। ठीक है ना, तो वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन विल इंक्रीज वंस 300 पार्क्स टेक प्लेसेस। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट बनाया जाएगा इस पार्क में भी, और जैसे ही सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे पार्क्स बन जाएंगे तो काउ डंग से वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो कि छत्तीसगढ़ के एग्रीकल्चर को डायरेक्टली बेनिफिट प्रोवाइड करेगा विद द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन डेवलपिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज इंटरलॉकिंग सीमेंट कंक्रीट रोड्स, डॉर्मेटरीज, रेसिडेंशियल रूम, किचन हॉल्स, बिल्डिंग शेड्स फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को वहीं पर रहने के लिए ये सारे के सारे फैसिलिटीज दिए जाएंगे, ताकि वो रीपा के अंदर रहकर ही सारा काम कर पाए। एंड अंडरग्राउंड इरिगेशन पाइपलाइंस, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू यूज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड फॉर दिस। और इसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? डीएमएफ से। एट रीपा द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड विलेजर्स विद शेड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन्स एंड ट्रेनिंग।
द फर्स्ट सच पार्क, जो ये पार्क बनाया गया वो कहाँ बनाया गया था? कुलगांव इन कांकेर डिस्ट्रिक्ट, विच इज नेम्ड एज गांधीग्राम, जिसका नाम बदलकर गांधीग्राम किया गया है। रीपा सेंटर इज विल ऑल्सो बी कनेक्टेड टू द वाईफाई फैसिलिटीज, ठीक है। तो अभी रिसेंट इनिशिएटिव क्या है कि इसको वाईफाई से भी जोड़ा जाएगा। रीपा में कौन कौन से एक्टिविटी किए जा रहे हैं, ठीक है, रीपा यूनिट पे? तो इट विल प्रोवाइड रिसोर्स फॉर द मशरूम स्पॉन लैब फॉर मशरूम प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ काजू, ठीक है ना, कैशू नट, मिलेट, पल्सेस, तो यहाँ पर काफ़ी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। टर्मराइन कैंडल्स, ठीक है ना, कैंडल्स, सॉरी कैंडल्स नहीं, सॉरी यहाँ पर वो कैंडीज होगा, एल नहीं है वो आई होगा। टर्मराइन कैंडीज, चपातीज, सिल्क थ्रेडिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन वोवन वैक्स, पेपर बैग्स, पेपर बाउल, प्लेट्स, नेचुरल काउडंग पेंट्स, कॉटन क्लॉथ। सो ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पर रीपा में किए जा रहे हैं। प्लीज़ एक्टिविटीज़ को नोट कर लेंगे आप अलग से, वैसे तो आपको पीडीएफ मिलेगा पर अलग से भी नोट करके रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए आपको काम आएगा। सो दिस इज अबाउट द कोर एरिया ऑफ स्कीम की ये स्कीम जो है वो कर क्या रहा है, ठीक है। अगर स्कीम को से अगर देखेंगे तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट एडवांटेज हमको देखने को मिलेंगे। पहला कि विलेज में ये सेल्फ डिपेंडेंस लाएगा, सेल्फ सफिशिएंट बनाएगा विलेज को, और विलेज से क्या मिल सकेगा? लोगों को एम्प्लॉयमेंट और सब कुछ मिलेगा। द विलेजर हु अर्लियर सोल्ड रॉ मटेरियल फॉर वेरियस फॉरेस्ट प्रोड्यूस will now get an opportunity at RIPA unit to manufacture, process and sell their प्रोडक्ट एनीवेयर, ठीक है। पहले लोग क्या करते थे, अपने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को किसी को बेच देते थे सस्ते दाम पे, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। अब अगर उनके गांव में रीपा यूनिट होगा तो वो अपने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को खुद वहां पर वैल्यू एडिशन करेंगे और उसको बेचेंगे ताकि उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए और ज़्यादा पैसा मिल पाए। देन इट विल एम्पावर द रूरल होगा, RAL, रूरल इकोनॉमी, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू इंश्योर विलेजर्स डू नॉट हैव टू स्टेप आउट। स्टेप आउट मतलब उनको गांव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एंड रीपा वुड प्रोवाइड द नेसेसरी रिसोर्सेज, ठीक है। तो वहीं पर रहकर रीपा से उनको जो रिसोर्सेज मिलेगा उससे वो अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन इंश्योर कर सकते हैं। अलॉन्ग विद द कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लोकल पीपल आर अर्निंग मोर फ्रॉम द प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। जैसा ही होगा तो और ज़्यादा उनके पैसे बढ़ेंगे। एंड वुमेन सेल्फ डिपेंडेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप टू मेक देयर गुड्स एट रीपा सेंटर एंड सेल देम इन द सी मार्ट एंड अदर एरिया ऑफ द स्टेट, ठीक है। और ये पूरा का पूरा स्कीम स्पेसिफिकली एक इंपॉर्टेंट विजन को कंप्लीट करता है और वो विजन था गांधी जी का ग्राम स्वराज और द सेल्फ गवर्नेंस विलेज, द विजन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस विलेज ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। तो इस आंसर में सारे के सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर इंक्लूड करने का कोशिश किया है। अगर रीपा में आता है तो उस आंसर को आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। इसी आंसर को हम लोग हिंदी में देखेंगे, देन उसके बाद मैं बात करूंगा कुछ और चीज़ों को लेकर। ग्रामीण औद्योगिक पार्क पहले राज्य सरकार की स्वराजी गांव योजना का एक हिस्सा है। गांधी जयंती पर शुरू की गई है परियोजना लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से 300 ऐसे पार्क स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। इसके 2 उद्देश्य हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गौठान को आजीविका के केंद्र के रूप में बनाना है, ठीक है। यहाँ पर इसके क्रियान्वयन का पूरा डिटेल दिया गया है कि किस तरह से इसमें क्रियान्वयन हो रहा है, कि नोडल एजेंसी कौन सी है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जिला प्रशासन, महिला स्वास्थ्य सहायता समूह, जो आपकी महिला स्वास्थ्य सहायता समूह है उनका क्या कार्य है, छत्तीसगढ़ सरकार अभी तक इसके ऊपर कौन कौन से कार्य किए। प्लीज़ इसको एक बार अच्छे से आप लोग रीड करेंगे। और यहाँ पर वाईफाई की सुविधा भी प्रदाय की जा रही है, ये बिल्कुल एक नया डिसीजन लिया गया है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर ये भी आपको मेंशन करके दिया कि रीपा में कौन कौन सी गतिविधियाँ की जा रही हैं, एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ मशरूम उत्पादन के लिए मशरूम स्पॉन लैब की लैब, काजू बाजरा दाल आदि के प्रसंस्करण के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसके साथ साथ ये सारे कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। प्लीज़ इन कार्यों को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली भी आ सकते हैं और अगर रिपा आएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, गांव हमारा आत्मनिर्भर बनेगा। जो भी गांव के लोग थे जो पहले अपने उत्पाद को कहीं और बेचा करते था, वो इन रिपा केंद्रों में ले जाकर उस उत्पाद को वैल्यू एडिशन करके और ज़्यादा आमदनी कमा पाएंगे, जिसके बारे में यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में ये मददगार होगा क्योंकि इससे रोजगार उत्पन्न होंगे। रोजगार के साथ साथ वहाँ पर जो लोग हैं वो अब पलायन नहीं करेंगे और अपने ही क्षेत्र में रहकर उस क्षेत्र के विकास में क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी करेंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था सशक्त बनने पर बन पाएगा। इसके बाद महिला स्वावलंबी होंगी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रिपा केंद्र में सामान बनाकर सी मार्ट एवं अन्य क्षेत्र में बेचने का अवसर प्रदान किया जाएगा। रिपा के माध्यम से महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज, ग्राम में स्वशासन का सपना छत्तीसगढ़ में साकार हो पाएगा, ठीक है। तो देखो आज के क्वेश्चन आसान थे, लेकिन आसान क्वेश्चन जितने थे उतने ही क्वेश्चन ट्रिकी भी थे क्योंकि सारे क्वेश्चन का आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, ठीक है। कई लोगों ने आंसर लिखा, मेजॉरिटी ने पहला और दूसरा आंसर को गलत लिखा है, ठीक है।
तो प्लीज़ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, डिमांड को समझें, ऑथेंटिक किताबों को पढ़ें ताकि आपके कंटेंट सही हों। कंटेंट गलत लिखोगे मार्क्स कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आपको कुछ और बातें बोलना चाहूँगा, तो प्लीज़ इन बातों को सुनिए अच्छे से। ये बात आपके लिए भी महत्वपूर्ण होंगी जितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे पहला बात ये होता है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। हम एक्टिवेटेड हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो ये तीनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम एक्टिवेटेड हैं। मैं इन पर्सन भी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊँगा। ठीक है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का क्या है, स्कैन कोड है। आप उसको स्कैन करके ये पीडीएफ जो है, वीडियो का पीडीएफ, वो आप प्राप्त कर सकते हैं और डेली क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरी चीज़, देखिए बहुत सारे एग्जाम्स इस टाइम पे निकल रहे हैं, पर अगर आपका ड्रीम है पीएससी और अगर पीएससी ही आपको करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका आंसर राइटिंग। ठीक है, तो बिना आंसर राइटिंग अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं पीएससी पास कर जाऊंगा, पीएससी में कुछ अच्छा कर लूँगा, मैं पीएससी में फोड़ दूंगा, इस तरह की बात होते हैं, तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा। बिकॉज आंसर राइटिंग पीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मेंस में 1400 नंबर यहीं पे रखे हुए हैं और इसके बिना आप किसी का मेंस नहीं निकल सकता। ठीक है, क्लोजिंग लाइन पे मैं आपको कुछ लाइन हर दिन की तरह बोलूँगा और आज मैं आपको यही बोलूँगा। देखो यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। इट इज़ ऑफन द स्मॉल स्टेप्स and not the giant leap that bring the lasting change। इसका अर्थ होता है कि जो छोटे छोटे कदम है वो ना कि एक बार में लिया गया बहुत लंबा कदम आपको सफलता के लिए ले जाएगा, जो हमेशा आपके साथ रहेगा। और ये आंसर राइटिंग भले कि आज आप 1 या 2 मेरे साथ कर रहे हैं, पर यही छोटे छोटे स्टेप्स में अगर आपकी कंटिन्यूटी रहेगी तो आप इससे बहुत स्ट्रांग हो पाएंगे। और ऐसे ही छोटे कदम को आप लेने से डरेंगे नहीं और लगातार करते रहेंगे तो एक दिन डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। सो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से आंसर लिखेंगे और आंसर लिखकर मुझे भेजेंगे ताकि मैं उसको रेक्टिफाई कर पाऊँ। इसके साथ साथ कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने अभी मुझे मैसेज किया था इस बारे में कि सर कब तक डिमांड फुलफिल करना सीखेंगे, तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आप पहले सही किताबों को पढ़ें, डिमांड अपने आप आपको समझ आएगी। दूसरी बात, कई लोगों का था कि सर कीवर्ड्स नहीं याद आ रहे हैं, कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज़ रिवीजन अच्छे से करें। स्ट्रक्चरिंग नहीं आ रहा है, स्ट्रक्चरिंग मैं आपको सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। इसके साथ साथ मेरा एक फुल फ्लैज आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता है, ये तो आपके लिए डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन है। फुल फ्लैज आंसर राइटिंग प्रोग्राम जहां पर मैं पेपर 1 से लेकर पेपर 7 तक सारे चीज़ों के आंसर राइटिंग को कवर करता हूं, नियर अबाउट 3000 क्वेश्चन के आसपास लेकर। ठीक है, और वो काफ़ी आराम से धीरे धीरे 6 महीने का प्रोसेस होता है, जिसके अंतर्गत आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ नीचे जो नंबर आपको शो हो रहे हैं, इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं ताकि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो यहाँ पर मैं ख़त्म करूँगा और सभी को बोलूँगा थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी एंड मोटिवेटिंग मी कि मैं आपके साथ लगातार बना रहूँ। थैंक यू ऑल।